जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल लर्निंग जीके पर। दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों इस वीडियो में हम लेके आए हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल्स फार्मूला एमसीक्यूज। जी हाँ दोस्तों, इसके तहत आप अपने फार्मूला नॉलेज को और अधिक बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ये पार्ट 1 है, इसके बाद अगले पार्ट में और क्वेश्चंस आएंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए भी बहुत अधिक ही इंपॉर्टेंट है फार्मूलाज। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, ध्यान से ऑप्शंस को देखिए और अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है इसका फॉर्मूला क्या है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे 0 इज लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। ठीक है, तो इस प्रकार से है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन HCF के बराबर है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या है बताइए। तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, यानी यहाँ पे देखिए ध्यान से आप, ऑप्शन ए में कह रहा है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा LCM। ठीक है, यानी HCF बराबर क्या होता है, HCF बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा LCM। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, √2, √3 और √5 निम्न में से कैसी संख्याएं हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स बताइए। इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन ए, यानी ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। याद रखिएगा क्या है ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, एक घात यानी पावर वाले बहुपद क्या कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब कि जिस बहुपद पे एक घात होता है तो उस बहुपद को क्या कहते हैं बताइए। इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, यानी उसे बोला जाता है रैखिक बहुपद। ठीक है, जिस बहुपद पे एक घात होता है, पावर 1 होता है, तो उसे क्या बोला जाता है, रैखिक बहुपद कहा जाता है। ठीक है, बात समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या है, अगर आपको इसका उत्तर पता है तो अपना उत्तर आप कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। ठीक ना, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स निम्न में से कौन किसी द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः है। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। आप अपना उत्तर कमेंट कर सकते हैं अगर आपको इसका उत्तर पता है तो। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे ध्यान से देखिए, कह रहा है ऑप्शन सी में -b/a ये शून्यकों का योग हो सकता है और c/a ये शून्यकों का गुणनफल हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक ना, यानी शून्यकों का योग क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो c/a होता है। ठीक है, बात समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स निम्न में कौन किसी त्रिघात बहुपद के लिए सत्य है। यानी ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन किसी त्रिघात बहुपद के लिए सत्य है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको उत्तर पता है तो अपना उत्तर कमेंट कर ही सकते हैं आप। यहाँ पे सर, यहाँ पे देखिए आपके सामने 3 ऑप्शन हैं, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनमें से सभी सही हैं किसके लिए, तो त्रिघात बहुपद के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, 2 चरों वाले एक रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ कितनी रेखाएं निरूपित करता है। क्वेश्चन है कि 2 चरों वाले एक रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ कितनी रेखाएं निरूपित करता है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर क्या है बताइए। बहरहाल इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी, यानी 2 रेखाएं निरूपित करेगा। ठीक ना, यानी 2 चरों वाले एक रैखिक समीकरण युग्म है, युग्म मतलब उसमें 2 समीकरण आएंगे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, अगर उसका ग्राफ बनाए तो वहाँ पे 2 रेखाएं निरूपित होंगी। कितनी, 2 रेखाएं। ठीक है, निरूपित होती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
ध्यान से देखिए, दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण युग्म संगत है और उसका अद्वितीय हल होगा यदि यदि क्या। तो आप ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, क्या होंगी, यदि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो वह जो समीकरण युग्म है वो संगत होगा और उसका अद्वितीय हल होगा, यानी केवल एक हल होगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं। जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदी होती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो उन समीकरण युग्म का क्या होता है, एक हल होता है, यानी उसको अद्वितीय हल बोला जाता है और वो समीकरण युग्म संगत होता है। बात समझ गए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। यदि रेखाएं समपाती हैं, यदि रेखाएं समपाती हैं तो उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ये बात समझ में आ रही है। इस स्थिति में समीकरण युग्म डैश होता है। तो बताना है कि समीकरण युग्म क्या होता है। तो आप ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, समीकरण युग्म आश्रित या संगत होता है। बात समझ रहे हैं। तो क्या होगा इसका आंसर, जो समीकरण युग्म होगा वो आश्रित या उसको संगत कहते हैं। ठीक है, वो होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स। यदि रेखाएं समांतर होती हैं तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। इस स्थिति में समीकरण युग्म डैश होता है। तो समीकरण युग्म स्थिति में क्या होता है बताइए। तो फ्रेंड्स आपके सामने चार ऑप्शन है, ध्यान से ऑप्शंस को पढ़िए और अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी समीकरण युग्म असंगत होता है। ठीक है, समीकरण युग्म असंगत होता है। इसको फिर से एक बार ध्यान से पढ़ें तो हम पाएंगे, यदि रेखाएं समांतर होती हैं तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। इस स्थिति में समीकरण युग्म असंगत होता है। ठीक है, ध्यान से इसको देखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो आप ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों कथन सही हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे कि थोड़ा सा ये असंगत हो गया, यहाँ पे संगत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संगत होना चाहिए। तो आप इसको फिर से पढ़ सकते हैं एक बार। देखिए कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इस स्थिति में क्या होता है कि समीकरण युग्म संगत होता है। ठीक है, अगला है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। इस स्थिति में क्या होता है कि समीकरण युग्म असंगत होता है। ठीक है, अगला है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, यानी तीनों बराबर होते हैं। इस स्थिति में क्या होता है कि समीकरण युग्म संगत होता है। ठीक है, यानी उसको आश्रित या संगत बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स। निम्न में से कौन द्विघाती सूत्र के लिए सत्य है। तो ध्यान से देखिए ऑप्शंस को और अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है वो सही है। ठीक है, यानी कहने का मतलब -b प्लस माइनस √(b²-4ac/2a। ये क्या होता है, द्विघाती सूत्र होता है। इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी -b प्लस माइनस √(b²-4ac/2a। ठीक है, समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स। समांतर श्रेणी एपी का व्यापक रूप हो सकता है। तो ऑप्शंस में ध्यान से देखिए और बताइए कि इन ऑप्शंस में से कौन ऐसा ऑप्शंस है जो समांतर श्रेणी एपी का व्यापक रूप हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी A+D, A+2D, A+3D, ऐसे आगे तक बढ़ते जाएगा। ठीक है, यानी यही क्या है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, इसका फॉर्मूला यही है A+D, A+2D, A+3D। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स। प्रथम पद A और सार्वंतर D वाली AP का nवां पद या व्यापक पद AN निम्न सूत्र द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि प्रथम पद A और सार्वंतर D वाली AP का nवां पद यानी व्यापक पद AN निम्न सूत्र द्वारा प्राप्त होता है। तो AN का सूत्र क्या होता है आपको बताना है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन से ध्यान से ऑप्शंस को देखिए और अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, यानी AN बराबर क्या होता है, A+N-1 इंटू डी। एन बराबर क्या होता है, तो A+N-1 इंटू डी। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है, सही फॉर्मूला है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
किसी ए पी यानी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग s का सूत्र क्या होता है। क्वेश्चन है कि किसी ए पी यानी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग s बराबर यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक ना। यानी जो s बराबर होता है वो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, यही है प्रथम n पदों का सूत्र s बराबर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, देखिए ध्यान से। यदि एक परिमित AP का अंतिम पद मान लीजिए nवां पद L है, ठीक है, तो इस AP के सभी पदों का योग सूत्र क्या है बताइए। कहने का मतलब यदि एक AP एक परिमित AP है यानी समांतर श्रेणी है, उसका अंतिम पद मान लेते हैं जो nवां पद होगा वो L है, अंतिम पद L है, तो इस समांतर श्रेणी के सभी पदों का योग के लिए सूत्र क्या होगा। तो बताइए, यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन से ध्यान से ऑप्शंस को पढ़िए और अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पे इसका ऑप्शन जो ए है वही इसका सही उत्तर है, ठीक है। यानी AP के सभी पदों का योग क्या होगा, s = n/2 इंटू a प्लस एल, ठीक है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। जहाँ पे L क्या है, L अंतिम पद होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो आप ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे जितने दिए गए हैं सभी कथन हैं, कौन सही है उसको बताना है आपको। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। यानी कथन ए तथा बी जो दिए गए हैं ऑप्शंस में वो सही है, ठीक है। यानी ऑप्शन ए वाला और ऑप्शन बी वाला जो कथन दिया गया है वो सही है, ठीक है। तो क्या है देखिए ध्यान से, कह रहा है कि दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान न हो समरूप आकृतियां कहलाती हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पे दो आकृतियां हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक त्रिभुज है और यहाँ पे एक त्रिभुज है, ठीक है। यानी इसके आकार समान हो, आप देख रहे हैं इन दोनों के जो आकार हैं वो समान है, ठीक है, आकार समान दिख रहे हैं, लेकिन आमाप कहने का मतलब इसका साइज छोटा बड़ा है, ठीक है। तो ये आवश्यक रूप से समान न हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर इनका आकार जो ये त्रिभुज टाइप का है दोनों, ठीक है, ये समान है तो क्या ये दोनों त्रिभुज आपस में, दोनों आकृतियां आपस में समरूप कहलाएंगी, ठीक है। दोनों का आकार समान हो, ठीक है, शेप समान हो, लेकिन इनका अगर साइज समान न भी हो तो ये क्या कहलाएंगी, ये आकृतियां समरूप कहलाएंगी, ठीक है, यानी समान रूप वाली कहलाएंगी। अगला है कि सभी सर्वांगसम आकृतियां जो होती हैं ना वो समरूप होती हैं, परंतु इसका जो विलोम होता है वो सत्य नहीं है। यानी कहने का मतलब सभी सर्वांगसम आकृतियां होती हैं वो समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक आकृति है त्रिभुज, ठीक है, अगर इस पर एक इसी के शेप का त्रिभुज इसके ऊपर बना दिया जाए तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगी, सर्वांगसम कहलाएंगी, सर्वांगसम कहलाएंगी, लेकिन साथ साथ क्या है, ये समरूप कहलाएंगे। कहने का मतलब इन दोनों त्रिभुजों के आकार और साइज यानी आकार और आमाप दोनों सेम है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि सभी जो समरूप, यानी हम इसको इस वाले त्रिभुज के ऊपर जो बनाए हैं पहला नंबर, इसको हम सिर्फ समरूप कहेंगे, सर्वांगसम नहीं कहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो सर्वांगसम की बात करें तो दो त्रिभुज, दो आकृतियाँ समरूप हो सकती हैं, ठीक है, वो सर्वांगसम नहीं होगी। लेकिन जो आकृतियाँ सर्वांगसम है, कहने का मतलब यहाँ पे दो त्रिभुज है, दोनों का साइज बराबर है और दोनों का शेप बराबर है, यानी दोनों का आमाप बराबर है और दोनों का आकार बराबर है, तो ये सर्वांगसम है और ये समरूप भी है, ठीक है। लेकिन इसको उल्टा बात करें तो अगर समरूप होंगी दोनों आकृतियाँ तो वो सर्वांगसम नहीं हो सकती, ठीक ना। तो बात समझ गए होंगे आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स ध्यान से इसको पढ़िए, ध्यान से इसको देखिए। भुजाओं के समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि, बताइए यदि क्या होगा कि वो समरूप होंगे, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए ध्यान से ऑप्शंस को, यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन एक कि उनके संगत कोण बराबर हों, दूसरा कह रहा है ऑप्शन कि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो यानी समानुपाती हो। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो दोनों ऑप्शन ए और बी दिया गया है दोनों कथन सत्य है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। यानी कथन जो दिया गया है ए और कथन जो दिया गया है बी वो दोनों कथन सत्य हैं, ठीक है। यानी दो अगर बहुभुज हैं, अगर वो समरूप हैं तो किस बिहा पे समरूप होंगे, तो यहाँ पे दिया गया है कि उनके अगर संगत कोण बराबर हैं, संगत कोण बराबर हैं और उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में यानी समानुपाती हैं, तो वो दोनों जो त्रिभुज हैं, बहुभुज हैं, वो क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक है, सिमिलर होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए इसको।
यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। यह प्रमेय है। यानी इस प्रमेय को क्या कहा जाता है बताना है आपको, ठीक है। इस थ्योरम को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं थेल्स प्रमेय। क्या कहते हैं इसको थेल्स प्रमेय कहा जाता है, ठीक है। अगर आपको आंसर पहले से पता होगा तो आप कमेंट कर लिए होंगे, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस थ्योरम को कहते हैं थेल्स प्रमेय। क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय, ठीक है। यानी यहाँ पे कुछ ऐसे आकृति होती है, ऐसे आकृति होती है, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, ऐसे इसकी कुछ आकृति होती है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ऐसी आकृति होती है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए भी क्वेश्चन आता है, सिद्ध करने के लिए भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यह प्रमेय है। यानी कहने का मतलब यह प्रमेय कौन सा है इन चारों ऑप्शंस में से? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी थेल्स प्रमेय का विलोम है। क्या है? थेल्स प्रमेय का विलोम है, ठीक है। जो हमने थेल्स प्रमेय देखा था वो थेल्स प्रमेय का ये वाला जो थ्योरम दिया गया है, ये वाला, ये विलोम है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह कौन सा प्रमेय है? तो फ्रेंड्स ध्यान से ऑप्शंस को देखिए और अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर क्या होगा? फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ठीक है, यानी पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पे ऑप्शन बी में है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे होगा पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, ठीक है। क्या होगा? यहाँ पे ये विलोम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, ध्यान से देखेंगे कि जो पाइथागोरस प्रमेय होता है उसको बोलते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है, जो यहाँ पे मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज है और जो कर्ण का वर्ग, एक कर्ण है, इसका जो वर्ग होगा वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के, यानी इसका वर्ग और इसका वर्ग, इन दोनों के वर्ग का जो योगफल होगा वो वही क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। बात समझ गए? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। यह प्रमेय है, बताइए। यानी इस प्रमेय को अब क्या कहा जाता है बताइए फ्रेंड्स? इसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक ना, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सिद्ध करने के लिए भी क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, हमेशा बिहार बोर्ड में या फिर किसी भी अदर बोर्ड में 10th क्लास में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स। निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी सूत्र क्या होता है? तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? अगर इसका उत्तर आपको पता है तो अपना उत्तर आप कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी, यानी कहने का मतलब रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे एक रेखाखंड है और यहाँ पे बिंदु P है और यहाँ बिंदु Q है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे खैर दिख नहीं रहा है, यहाँ पे चलते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है, ठीक ना। ये रेखाखंड के दो छोर हैं, तो P बिंदु का निर्देशांक होगा वो x1 और y1 होगा और यहाँ पे Q बिंदु का निर्देशांक x2 y2 होगा। तो अगर दूरी सूत्र निकालेंगे, दूरी की बात करेंगे तो इसका सूत्र क्या होगा? तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इन सभी का अंडर रूट, ठीक है। बात समझ रहे हैं? यानी यहाँ पे लिखा है कि अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यही क्या है? तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फ्रेंड्स और ये क्वेश्चन इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के लिए सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शंस को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। यानी रूट अंडर x² प्लस y² ही क्या होता है? बिंदु P का मूल बिंदु से दूरी के लिए सूत्र होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में जितने भी MCQs रहे वो आपको कैसे लगे? आई होप कि ये सभी MCQs आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और इसको अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि उनको भी इसका भरपूर लाभ मिल सके। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे ज्वाइन हो जाइए। अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है अपनी तैयारी को अच्छे से करने के लिए। फ्रेंड्स मिलते हैं आपको अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।